हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और भी कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो श्रेया, विशाल, राकेश, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएं। लास्ट क्लास में हम लोग जीएसटी काउंसिल देख रहे थे। वहां पर हमने आपको बताया था जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ बेसिक्स, कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना कैसे हुई है, और उसके साथ ही हम लोगों ने और भी देखा था कि इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं, है ना। मेंबर जीएसटी काउंसिल में ही आगे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जीएसटी परिषद में ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें मेंबर कौन होते हैं। तो मेंबर इसमें तो एक तो आपके होंगे, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। लेकिन जब इसके मेंबर की बात करते हैं, देखो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट, यानी कि जो राज्य वित्त मंत्री जो होते हैं केंद्र के, वो होते हैं। और साथ ही साथ इसके मेंबर्स जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूटी विथ लेजिस्लेचर, यानी कि सभी राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं, और ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पर कि क्या है, लेजिस्लेचर है, जहां पर कि विधानमंडल है, उसके जो वित्त मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन हो गए? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर कौन हो गए? वित्त राज्य मंत्री जो होते हैं केंद्र में, हाँ। स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस जो होता है राज्य के अंदर, वो मतलब कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं केंद्र में, है ना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट वो होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री तथा ऐसे यूटी जहां पर लेजिस्लेचर है, उसके जो मतलब वित्त मंत्री होते हैं, वह यहां पर क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या है? इसका कार्य याद रखिएगा। सबसे पहला, किसी गुड्स या सर्विसेज को, किसी गुड्स यानी कोई वस्तु या सेवा को एक स्लैब से दूसरे स्लैब में डालना, एक स्लैब से दूसरे स्लैब में डालना। जैसे आपको पता है टोटल 5 टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी के अंदर, 0%, है ना, ठीक है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। दीज आर 5 टैक्स स्लैब्स। कुछ ऐसे गुड्स सर्विसेज हैं जिस पर कि 0% का जीएसटी लगता है, कई सारे ऐसे हैं जिस पर कि 5% का लगता है, कई सारे ऐसे हैं जिसमें 12% का लगता है, कई सारे ऐसे हैं जिसमें 18% लगता है, और कई सारे ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जिसमें कि 28% का जीएसटी लगता है। अब मान लीजिए किसी गुड्स या किसी सर्विसेज को एक टैक्स स्लैब से दूसरे टैक्स स्लैब में डालना है, यानी कि मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, मान लीजिए कि उस पर 28% का जीएसटी लगता है, और उसे अब क्या करना है, उसे 28% से निकाल करके उसे 18% में डालना है। इसका डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? दिस डिसीजन शुड बी टेकन बाय हूम? दिस डिसीजन शुड बी टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। बट आप कहेंगे सर हाउ दिस डिसीजन इज टेकन बाय जीएसटी काउंसिल? इसकी भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे जीएसटी काउंसिल इसके लिए डिसीजन लेती है। बट आपको पहले ये फंक्शन समझना है। दूसरा क्या, किसी गुड्स या सर्विसेज को, किसी गुड्स या सर्विसेज को, कोई गुड्स है या कोई सर्विसेज है को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना, जीएसटी के दायरे से बाहर रखना, जीएसटी के दायरे से बाहर रखना। जैसे जो आपके पेट्रोलियम के जो आइटम्स होते हैं बाहर रखना, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, अब वो क्या है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है ना। लीकर है, जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसी तरह कोई भी गुड्स या कोई सर्विसेज है, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखना, इसके डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? दिस डिसीजन शुड बी टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। एंड थर्ड, याद रखिएगा, थर्ड जो इसका फंक्शन है, थर्ड इज व्हाट, थर्ड याद रखिएगा कि किसी स्टेट या यूटी को, किसी स्टेट या यूटी को
जीएसटी के दायरे से बाहर रखना। कोई स्टेट है, कोई यूटी है, उसको भी अगर जीएसटी के दायरे से बाहर रखना है कि इस स्टेट में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, या ये जो स्टेट है, ये जो यूटी है, यहां पर जीएसटी लागू नहीं होगा, इसका भी डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? दिस डिसीजन शुड आल्सो टेकन बाय whom? बाय जीएसटी काउंसिल। ओके, तो पहले आप इतना लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? स्लैब जैसे सिरेया क्या है ना, जीएसटी के अंदर टैक्स स्लैब होता है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स स्लैब। टैक्स का जीएसटी के अंदर अलग अलग स्लैब है, इस आइटम पर इतना परसेंट लगेगा, इस आइटम पर इतना परसेंट लगेगा। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, डिटेल में सर ने बताया होगा, है ना। यहां पर हम पॉलिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। आज ऑलमोस्ट देखिए, आज के सेशन में पॉलिटी हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। कल एक हम लोग डाउट क्लास रखेंगे जिसमें कि कुछ चीजें हम लोग जो भी आज रह जाता है उसे हम डिस्कस करेंगे, बाकी कल आपके जो डाउट्स हैं उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कल आपकी पॉलिटी जो है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी, है ना। उसके बाद इसी वीक किसी दिन देखते हैं यूट्यूब पर आपके लिए 2-3 घंटे का एक पॉलिटी का मैराथन सेशन रख देंगे, है ना, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह तो आ ही गया, आप लोगों का पता ही होगा आपको, है ना, ताकि आप एक अंतिम वो कर सकें, है ना। और पॉलिटी में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपने, आराम से आप सारे सवाल करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। जितना बस आपको बताया गया ना उसे आप रिवीजन करके जाना। अब इसका देखिए, जो कोरम होता है ना, कोरम मतलब क्या? गणपूर्ति। जीएसटी काउंसिल का जो कोरम होता है, ये जीएसटी काउंसिल के कोरम की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के कोरम की नहीं, है ना। यहां पर जो जीएसटी काउंसिल का कोरम होता है, यानी कि जीएसटी काउंसिल का जो कोरम होगा वो कितना होगा? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। यानी कि जब तक जीएसटी काउंसिल के टोटल 50% मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हो सकती है ना। यानी कि जीएसटी काउंसिल की अगर मीटिंग होगी तो उसके लिए मिनिमम 50% के मेंबर्स का रहना अनिवार्य होगा। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है डिसीजन मेकिंग का? प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला याद रखिएगा, एनी डिसीजन शुड बी टेकन बाय 3/4 मेजॉरिटी। ये सब सवाल आपसे पूछते हैं एग्जाम में, है ना, कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय जो लिया जाता है ना, वो कैसे लिया जाता है? 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। ओके, और याद रखिएगा यहां पर जो दूसरा कि स्टेट सेंटर का जो वेटेज होता है, इसमें सेंटर का वेटेज कितना होता है? सेंटर का जो वेटेज होता है यहां पर वोटिंग में वो कितना होता है? 1/3 का। यानी कि सेंटर का जो वेटेज होगा वोटिंग में वो 1/3 माना जाएगा। और थर्ड याद रखिएगा, स्टेट का जो वेटेज होता है ना वोटिंग में, स्टेट का जो वेटेज होता है वोटिंग में वो कितना होता है? वो होता है 2/3 स्टेट का वेटेज होगा, 1/3 किसका होगा? सेंटर का वेटेज होगा, ठीक है। और जो डिसीजन लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा? बाय 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाएगा, 3/4 बहुमत से यहां पर कोई निर्णय लिया जाता है। तो पॉलिटिक्स के मतलब एंगल में, पॉलिटिक्स के में पॉलिटी के अंतर्गत आपको जीएसटी के अंदर ये सारी चीजें याद रखनी है। इतना अगर आपने याद रखा तो आसानी से जीएसटी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहले आप इतना लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अगर है तो आप बताइएगा, नहीं है तो फिर हम आगे मूव करेंगे।
वेटेज का मतलब देखो जैसे है ना कि जो टोटल वोट जो होगा, वोटिंग होगा, है ना, मान लीजिए कि अगर 100 वोट है, उसमें स्टेट का जो वेटेज होगा वो 1/3 का होगा। स्टेट जो है 2/3 वोट जो है स्टेट का वो माना जाएगा, है ना। स्टेट के अगर जो मतलब जो केंद्र के जो मेंबर है, जो सेंटर के मेंबर है, उनका जो वोट का जो वेटेज होगा वो 1/3 लिया जाएगा। और जो स्टेट मतलब जो है स्टेट का जो वोट का जो वेटेज लिया जाएगा, उसका जो भार लिया जाएगा वो कितना, 2/3 लिया जाएगा। आगे राजेंद्र समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 275। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखना, यहां से सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेंटर कुछ कंडीशन में, मतलब कुछ कंडीशन में, क्या क्या कंडीशन अभी हम बात करेंगे। कुछ कंडीशन में स्टेट को ग्रांट इन एड दे सकती है, अनुदान दे सकती है। ग्रांट इन एड मतलब सहायता राशि दे सकती है, ग्रांट इन एड दे सकती है। ग्रांट इन एड का मतलब क्या होता है, सहायता प्रदान करना। कुछ कंडीशन में अगर, है ना, कुछ कंडीशन में जो केंद्र है ना वो राज्य को क्या कर सकती है, वो राज्य को ग्रांट इन एड प्रदान कर सकती है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किन किन परिस्थितियों में दे सकती है। तो पहला, इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर यानी लीजिए कहीं पर अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, लाइक भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर बाढ़ आ गई, इस कंडीशन में दिया जा सकता है। सूखा पड़ गया। दूसरा, फॉर वेलफेयर ऑफ एसटी यानी स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल एरियाज। जो स्केड्यूल एरिया जो है या स्केड्यूल ट्राइब जो है ना, उसके वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए दिया जा सकता है। और तीसरा याद रखिएगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से बाहर निकलने के लिए, है ना, अगर जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है उससे बाहर निकलने के लिए भी क्या किया जा सकता है, आपका इस मतलब कि ग्रांट इन एड दिया जा सकता है, यानी कि अनुदान राशि दी जा सकती है। दीपेंद्र, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं, है ना। अगर जीएसटी ज्यादा लगेगा तो गोल्ड रेट बढ़ेगा, सिंपल है। और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इरेलीवेंट है, ठीक है। और आपने बेवजह स्पैम कर रखा है, अगर आपका सवाल जायज होता तो मैं जवाब देता, ठीक है। याद रखिएगा, स्टेट को ग्रांट इन एड, स्टेट को ग्रांट इन एड, एग्जाम सर पर है आपके और आप ये फालतू सवाल पूछ रहे हैं। स्टेट को ग्रांट इन एड किससे दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। यानी जो स्टेट है ना उसको यह अनुदान राशि कहां से दी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है तो आप समझो कि वहां पर पार्लियामेंट में क्या होगी, वोटिंग भी होगी, यानी कि पार्लियामेंट उस पर क्या करेगा, वोटिंग भी करेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। पहले आप इसे लिखेंगे, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइनेंस कमीशन। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिया सभी ने। ग्रांट इन एड का मतलब होता है सहायता, है ना, किसी भी उसमें सहायता देना। केंद्र जो है किसी भी मैटर में सहायता दे सकती है, किसे, किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति में। और कौन कौन सी स्थिति में सहायता राशि प्रदान कर सकती है ना। ओके ममता, आफ्टर CDS and NDA paper, your paper 2 classes will be started. Okay. सेकंड की हिंदी बता दीजिए। सेकंड की हिंदी मैंने लिखा है, जो अनुसूचित जनजाति हैं तथा जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसके कल्याण के लिए। ओके, ठीक है। जो अनुसूचित जाति है ना उनके कल्याण के लिए, जो अनुसूचित क्षेत्र जो है ना उनके मतलब वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए
साथ ही साथ जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जो होता है, जो बहुत गरीब राज्य होते हैं, उनको उन गरीबी से, उस सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन से बाहर निकालने के लिए, है ना, ये राशि प्रदान की जा सकती है। आ गया समझ में? कैन आई मूव? आगे चलें? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डेफिनेटली पॉलिटी में कुछ चेंज, मतलब बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी तो सब स्टैटिक ही रहता है ना? तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइनेंस कमीशन and it is very very important for your examination point of view. Okay, when we talk about finance commission, it is a constitutional body. constitutional body का मतलब क्या है? It is established by the provision of constitution. ये constitutional body है ना, यानी कि एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि जो इसकी स्थापना है वो कैसे हुई है? संविधान के प्रावधानों के तहत हुई है। ओके, एंड इसका जो आर्टिकल, ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत हुआ है? याद रखिएगा, आर्टिकल 280 के तहत हुआ है। ओके निधि, अभी मैंने कुछ देर पहले, आप अगर निखिल, अगर अभी आप तुरंत क्लास को ज्वाइन किया तो फिर ठीक है, जस्ट मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि कल आपका पॉलिटी फिनिश हो जाएगा। आज ही हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज ही 2 घंटे की क्लास है लगातार, ये आज ही हम कोशिश कर रहे हैं फिनिश करने का। फिर भी अगर कुछ चीजें रह जाती है तो कल एक सेशन रहेगा और उसमें आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, और जो बाकी के टॉपिक्स है वो भी आपके फिनिश हो जाएंगे। ओके, तो बी सिंसियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट हर 5 वर्ष में, प्रेसिडेंट हर 5 वर्ष में फाइनेंस ईयर का गठन करते, फाइनेंस मतलब कमीशन का गठन करते हैं। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 ईयर। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन इन एवरी 5 ईयर। एंड याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है हर 5 वर्ष में इसका गठन होता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हेड आपसे पूछते हैं, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? हेड ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी, केसी नियोगी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा जो 12th फाइनेंस कमीशन था, 12th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? तो उनका नाम था सी रंगराजन। इस तरह 13th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? विजय केलकर। इस तरफ 14th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? वाई रेड्डी। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? तो याद रखिएगा, उनका नाम था आपका एनके सिंह। और अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है कुछ दिन पहले, उसके हेड कौन है? उसके हेड है अरविंद पनगड़िया। तो इट में भी प्रोबेबल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सभी का, 13th 12th से लेकर अभी तक का मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट का तो याद रखना ही है। 12th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? तो याद रखिएगा सी रंगराजन, सी रंगराजन। इसके बाद याद रखना 13th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? इसके हेड थे, याद रखिएगा, विजय केलकर। इसके बाद याद रखना है 14th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? तो वाई रेड्डी। इसका क्या कंपोजिशन वगैरह होता है हम लोग बात करेंगे अभी, है ना। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? तो याद रखिएगा एनके सिंह। एंड हु वाज हेड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, जिसका गठन अभी हाल में ही हुआ है, इसके हेड कौन थे? इसके हेड मतलब कौन है अभी? याद रखिएगा, इनके जो हेड है वो है आपके अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ओके, अरविंद पनगड़िया। ठीक, पहले आप इतना लिखिए, फिर हम लोग इनके कंपोजिशन, इनका क्या फंक्शन है, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। कैन आई मूव? यहां तक क्लियर सभी ने? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या?
हाँ, 16th जो फाइनेंस कमीशन है ना, इसका गठन अभी हुआ है 2024 में, ठीक है। ओके, 14th में मैंने लिखा है वाई बी रेडी, वाई बी रेडी। आपके पॉलिटी में देखिए, सीडीएस में लगभग 12-13 क्वेश्चन आते हैं और एनडीए में लगभग 8 से 10, मतलब एनडीए में भी मान लीजिए कि 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद इनका कंपोजिशन, याद रखिएगा व्हाट इज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसका संगठन क्या है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, एक चेयरमैन होते हैं प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं, 4 अदर मेंबर होते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कितने होंगे, एक और 4 अदर मेंबर हुए, यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं इस फाइनेंस कमीशन में। हरा टोटल कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर। चेयरमैन जो है वो कौन, इसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि जिसको पब्लिक सर्विस या लोक सेवा का एक्सपीरियंस होता है उसी को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, ठीक। लोक सेवा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो यहां पर जो 4 मेंबर है ना, सभी मेंबर के अलग अलग एलिजिबिलिटी है। नंबर 1 उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एलिजिबल टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो नंबर 2 है उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट, एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट, यानी वित्त एवं लेखा, वित्त एवं लेखा इसका जानकार होना चाहिए। एंड नंबर 4 जो है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 4 के लिए एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्तीय प्रबंधन का, वित्तीय प्रबंधन का जानकार होना चाहिए, वित्तीय प्रबंधन का क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। सभी अलग अलग मेंबर्स के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये एलिजिबिलिटी तय कौन करता है, और दूसरा सवाल ये उठता है सर इसके जो मेंबर्स और चेयरमैन है उसको अपॉइंट कौन करते हैं। याद रखिएगा, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एफसी, एफसी का मतलब है फाइनेंस कमीशन, आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो इसके मेंबर और जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और याद रखिएगा इसके बाद कि एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन of finance commission are decided by whom, are decided by parliament, okay, are decided by parliament. Now we will see what is function of फाइनेंस कमीशन, हम लोग इसकी बात करेंगे। पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। अच्छा, यहां पर मैंने सुप्रीम कोर्ट लिख दिया है, यू हैव इसको करेक्ट लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट होता है ना, यहाँ पर हाई कोर्ट, मैंने सुप्रीम कोर्ट लिख दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। एलिजिबल टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट, जो पहला मेंबर है उसका योग्यता ये होना चाहिए, दूसरा की नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तीसरा एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट होना चाहिए, और चौथा एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कि अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है, और इनकी एलिजिबिलिटी कौन तय करता है, वो करता है पार्लियामेंट। अपॉइंट कौन करता है, ऐसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चाहे मेंबर हो या चेयरमैन हो। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन की। सर जी हिंदी में भी लिखो साथ में, हिंदी में भी तो मैं बोल ही रहा हूं, सिमरन सॉरी सलमान खान जी,
है ना। हिंदी में बोल रहा हूँ, आप खुद से भी लिख सकते हैं। हर एक चीज को मैं हिंदी इंग्लिश में लिखने जाऊँ, इट विल कंज्यूम मोर टाइम। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की हिंदी समझ में नहीं आती तब बताइए। यहाँ पर किसकी मैंने, आप एक एक वर्ड की इसको हिंदी में लिख लीजिए कि इसके सदस्य और अध्यक्ष का मतलब जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लिख लीजिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो योग्यता है संसद तय करता है, लिख लीजिए हिंदी में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। इनकी हिंदी अगर आपको लिखनी है तो आप लिख लो। हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। वित्त एवं लेखा का एक्सपर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ वित्तीय प्रबंधन का एक्सपर्ट होना चाहिए। सिंपल है, हिंदी में आप खुद भी लिख सकते हैं। कैन आई मूव? आज यार तुम लोग इतना बड़ा सुस्त क्यों हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, फंक्शन की जब बात करते हैं तो सबसे पहला याद रखिएगा, सेंटर तथा सेंट्रल स्टेट के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो करों का बंटवारा होता है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सलाह देना, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा है उसको लेकर सलाह देना, पहला। दूसरा, स्टेट को ग्रांट इन एड, यानी कि किसी स्टेट को कितना अनुदान राशि देनी चाहिए, ग्रांट इन एड के लिए सलाह देना। कोई भी स्टेट है उसे ग्रांट इन एड के लिए सलाह देना। तीसरा, एनी फंक्शन असाइंड बाय प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई कार्य दिया गया है, राष्ट्रपति ने अगर कोई कार्य दिया है तो वो। और चौथा फंक्शन है इनका ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को पूरा करने के लिए, यानी कि ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका के वित्तीय संसाधनों को पूरा करने के लिए स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, यानी राज्य की जो संचित निधि है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में इंक्रीमेंट के सुझाव देना, कि फंड में इंक्रीमेंट के लिए सुझाव देना। इंक्रीमेंट के लिए क्या करना? सुझाव देना। इंक्रीमेंट के लिए क्या करना? सुझाव देना। ये इनका फंक्शन है। बट याद रखिएगा, जो इनका फंक्शन है ना, इनका जो फंक्शन है, इनके जो रिकमेंडेशन है, याद रखिएगा, इनकी सिफारिशें या इनके रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी कि इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते, यानी कि इनकी जो सिफारिशें हैं उसको सरकार को मानना जरूरी नहीं होता है ना, सरकार को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। स्वरूप जी, ऑलरेडी मैंने कई बार इस चीज को बताया है ना, कि कुछ टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल राइट्स टॉपिक हैं, जैसे पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, इसी तरह सेंटर स्टेट रिलेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां से सवाल आपके बनते हैं, है ना। और आप अगर पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको भी आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीवाईक्यू लगाया, और मैंने हर बच्चे को बोला है कि कम से कम पिछले 10 साल का पीवाईक्यू लगा करके जाओ, है ना, सभी को मैंने बोला है। चलिए, नाउ वी विल सी व्हाट इज इश्यू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देख लिया यहां तक सभी ने?
सभी ने नोट कर लिया? यस और नो? कैन आई मूव? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ डिस्प्यूट, इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मुद्दे, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मुद्दे। तो क्या क्या मुद्दे हैं? तो सबसे पहला मोर पावर गिवन टू सेंटर, यानी कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। मोर पावर गिवन टू सेंटर, यानी कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है, सबसे पहला विवाद का मुद्दा। ओके, दूसरा ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स, अखिल भारतीय सेवाओं के जो ऑफिसर्स है, आर्टिकल 312 के तहत, है ना, अखिल भारतीय सेवाओं के जो ऑफिसर्स हैं उसको रिक्रूट अपॉइंट कौन करता है? वो यूनियन करता है ना। यूनियन उसे अपने हिसाब से क्या करता है? यूज करता है, लेकिन वो सेवा किसके लिए करते हैं? वो सर्विस कहां पर करते हैं? वो स्टेट के लिए। ये भी एक क्या है आपका इशू ऑफ डिस्प्यूट है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, लाइक आईएएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर, है ना, इसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर, है ना, ये भी एक इशू ऑफ डिस्प्यूट है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफ गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर यानी गवर्नर का पद जो है, ये भी आपके डिस्प्यूट का एक मुद्दा है। चौथा याद रखिएगा सीबीआई, सीबीआई का जो यूज होता है सेंटर के द्वारा, है ना, ये भी एक डिस्प्यूट का मुद्दा है। और पांचवा प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, है ना, आर्टिकल 356, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट का एक मुद्दा है। अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए और भी कई सारी कमिटीज का, है ना, गठन किया गया। कौन कौन सी कमेटी का गठन किया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए? तो उसको हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एआरसी। आगे चलें। यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इस केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने के लिए सबसे पहला जो कमेटी बनाया गया था फर्स्ट एआरसी। सर एआरसी का पूरा मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या बोलते हैं? प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। ओके, एंड जब हम लोग प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं तो याद रखिएगा इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1966। जो टोटल मेंबर्स थे इसमें कितने थे? टोटल मेंबर्स होते 6, है ना। इसके हेड कौन थे? तो हेड वाज मोरारजी देसाई। इसके हेड कौन थे? ये सब सवाल आपसे बनते हैं। मोरारजी देसाई इसके हेड थे। एंड सबमिटेड रिपोर्ट, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1969 with how many recommendations? With 22 recommendations, 22 recommendations। ओके, यानी कि इनका जो गठन हुआ था ना, वो कब हुआ था? इन 1966 में। ये आपसे सवाल पूछा जाता है। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 6 थे, बट इसके हेड कौन थे ये आपसे पूछा जाता है। इट वाज हेडेड बाय वीरप्पा, हेडेड बाय मोरारजी देसाई। और याद रखिएगा इन्होंने अपना रिपोर्ट जो सबमिट किया 1969 में कितने रिकमेंडेशंस के साथ? 22 सिफारिशों के साथ। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट सिफारिशें क्या थी, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो जो इनके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे वो आपको सिर्फ याद रखना है। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो थे इनके, वो पहला था कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो अंतरराज्यीय परिषद, जिसकी हम लोगों ने बात कर लिया, आई थिंक इंटर स्टेट काउंसिल का नहीं किया, अभी करेंगे आगे। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होना चाहिए और इन्हीं के सिफारिशों पर आपको पता है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होना चाहिए। इनके सिफारिशों पर इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है क्या? नहीं। इन्होंने सबसे पहली बार सिफारिश की
लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हो रहा है वो किसके सिफारिशों पर हो रहा है? बाय रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो वो फर्स्ट एआरसी के द्वारा किया गया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। बाद में सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंड किया, तब जाकर 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की सिफारिश किसने की, तो वो करी किसने? वो करी फर्स्ट एआरसी ने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस समिति के सिफारिशों पर हुआ, तो उस किस समिति के सिफारिशों पर हुआ है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि स्टेट को ज्यादा फाइनेंशियल पावर दिए जाने चाहिए। स्टेट को ज्यादा फाइनेंशियल पावर दिए जाने चाहिए। स्टेट को ज्यादा फाइनेंशियल पावर दिए जाने चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेट है, स्टेट को क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्ति उनको ज्यादा देनी चाहिए, ताकि वो वित्त पैसे के लिए केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, है ना। और तीसरा इन्होंने क्या कहा? तीसरा कहा कि जो गवर्नर है, गवर्नर को पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नर को सोशल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, गवर्नर को सोशल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा पब्लिक सर्विस से होना चाहिए, पब्लिक सर्विस से क्या होना चाहिए। ये सारे रिकमेंडेशंस किसके हैं? दीज ऑल रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट एआरसी, है ना, फर्स्ट एआरसी। क्लियर? तो यहां तक आप लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट, उसकी अगले मुद्दे की बात करते हैं। कैन आई मूव? यहां तक लिख लिया सभी ने? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी में बस आपको ये याद रखना है, सेकंड एआरसी यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। इसकी स्थापना होती है कब? एस्टैब्लिश्ड इन 2005। और इसके हेड का बस याद रखना है ना, इसके हेड कौन होता है? इसके हेड होता है वीरप्पा मोइली, दैट्स इट। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद दोस्तों एक कमीशन है, पुंची कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुंची कमीशन, आपसे पूछा जाता है कि पुंची कमीशन की स्थापना किसके लिए हुई है? याद रखिएगा, पुंची कमीशन की जो स्थापना हुई है फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि हाउ हम लोग कैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को सुधार सके, इसके ऊपर आपका पुंची कमीशन की स्थापना हुई है। और ये जो एस्टैब्लिश होता है कब? एस्टैब्लिश्ड ऑन यानी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2007। इसकी जो स्थापना होती है, इसका जो गठन होता है 2007 में। और सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2010। 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे, याद रखिएगा, जस्टिस एम पुंची। इसके हेड कौन थे? तो याद रखिएगा एम पुंची जो थे, ये इसके क्या थे? हेड थे, एम पुंची। अब इनके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? इनके रिकमेंडेशंस की हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहला रिकमेंडेशन था इनका कि प्रेसिडेंट अगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, प्रेसिडेंट अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी बिल को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पास किए गए किसी बिल को 6 मंथ से ज्यादा
रोकते हैं 6 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ से ज्यादा रोकते हैं तो इसका कारण बताना अनिवार्य होगा। तो इसका कारण बताना अनिवार्य होगा। पहला रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि अगर आपको मैंने बताया था आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास यह पावर है कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, बताया था। अब मान लीजिए गवर्नर ने किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया अपने आर्टिकल 200 के पावर को यूज करते हुए, तो अब प्रेसिडेंट उसे मैक्सिमम कितने दिन तक डिले कर सकता है, मैक्सिमम कितने दिन तक उस पर कोई मतलब सहमति नहीं दे सकता है। तो इन्होंने कहा कि देखो प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी बिल को अगर 6 महीने तक तो रखें, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो डिले करते हैं, 6 महीने तक अगर उस पर सहमति नहीं देते हैं, 6 महीने तक अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल को अपने पास रोकते हैं, तो उस पर उनको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों, आखिर आप क्यों रोक रहे हैं इसे 6 महीने से ज्यादा। ओके, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताएंगे। अभी ठीक है? अब अभी सही है? हाँ ठीक है, ठीक होगा। अब ठीक होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे पहला रिकमेंडेशन, पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ, अब नहीं होगा इशू, आई थिंक लिख लो इसे, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने ना? अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगला रिकमेंडेशन क्या था इनका। दूसरा इन्होंने कहा कि गवर्नर को जिस स्टेट में अपॉइंट किया जा रहा है, गवर्नर को जिस स्टेट में अपॉइंट किया जा रहा है, उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए, उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए। तीसरा, गवर्नर को अपॉइंट करते समय उस स्टेट के सीएम से सलाह लेनी चाहिए, उस स्टेट के सीएम से सलाह लेनी चाहिए। ये सब इनका रिकमेंडेशन है। इसके बाद इन्होंने कहा कि गवर्नर को एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, गवर्नर को एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, यानी जिसे भी गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि गवर्नर को यूनियन गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर या प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर यूनियन गवर्नमेंट के
डिस्क्रिशन पर नहीं हटाना चाहिए। आपको बताया था ना कि गवर्नर को हटाने का ना तो कोई ग्राउंड है ना कोई प्रोसीजर है। जब भी प्रेसिडेंट चाहे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, जब भी प्रेसिडेंट चाहे क्या कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं। उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर ही नहीं है, उनके पास कार्यकाल की सुरक्षा ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नर को यूनियन गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर नहीं हटाना चाहिए। ओके, और इसके बाद इन्होंने कहा कि गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी होनी चाहिए। गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी होनी चाहिए। गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या होनी चाहिए, एक कमिटी होनी चाहिए, जिसमें पीएम हेड हो, तथा लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा, होम मिनिस्टर तथा कंसर्न स्टेट के सीएम मेंबर होने चाहिए। कंसर्न स्टेट के सीएम मेंबर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए ना क्या हो, एक कमिटी हो। गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या हो, एक कमिटी हो। और जो कमिटी गवर्नर को अपॉइंट कर रही है, जो कमिटी गवर्नर को अपॉइंट कर रही है, उस कमिटी में पीएम हेड के रूप में हो, साथ ही साथ वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो है वो हो, होम मिनिस्टर हो, और जिस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट किया जाए उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे उस कमेटी में। और इन कमेटी के सिफारिशों पर ही प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे किसे, गवर्नर को। ऐसा होना चाहिए। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। इनके रिकमेंडेशंस को आपने याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक राजमन्नार कमीशन है, राजमन्नार कमीशन। लिख लिया यहां तक सभी ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर हम लोग देखेंगे एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनएचआरसी और एसएचआरसी, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला है राजमन्नार कमीशन। राजमन्नार कमीशन, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजमन्नार कमीशन का संबंध किससे है। इसका भी संबंध याद रखिएगा किससे है, फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। किससे संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र राज्य संबंध से। कब इसका गठन हुआ है, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1969 बाय कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, तो याद रखिएगा बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। यह भी आपसे पूछा जा सकता है किसकी, इसका जो गठन होता है ना वो किसके द्वारा होता है, बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 1969 एंड submitted its report in 1969 एंड हेड कौन थे इसके, तो इसके हेड का नाम था पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ता है राजमन्नार कमीशन। लेकिन इनके रिकमेंडेशन क्या क्या थे, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ राजमन्नार कमीशन। तो सबसे पहला इन्होंने कहा इमीडिएटली का मतलब कि तुरंत एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होना चाहिए। तुरंत एक इंटर स्टेट काउंसिल का, ये बार बार तरह इंटर स्टेट काउंसिल बात कर रहे हैं क्या, जस्ट वेट, अभी हम लोग बात करेंगे। इमीडिएटली एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होना चाहिए, पहली बात इन्होंने कही। दूसरा इन्होंने कहा
कि भाई साहब ये देखो जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका हर 5 वर्ष में क्या होता है, गठन होता है। इन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में इसका गठन, तो व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं करता हम इसे एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाते हैं, जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हम बाकी ये सभी क्या परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन इसका हर 5 वर्ष में गठन करता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा करिए कि जो फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए, परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए, यानी कि अस्थायी निकाय बना देना चाहिए, परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। सर और क्या क्या कहा, और क्या क्या कहा, अभी हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, पहले आप इसे लिखो और बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बात कही राजमन्नार कमीशन ने। लिख लिया यहां तक सभी ने? उसके लिए आपको अपडेट करो प्रशांत, और जहां पर वीडियो रहता है ना, वीडियो के जस्ट नीचे आपको पीडीएफ मिलता है, ओके, जहां पर वीडियो का रहता है उसके जस्ट नीचे पीडीएफ का लिंक रहता है, वहां से अपडेट कर सकते हैं, वहां से मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका देखिए अगला रिकमेंडेशन क्या था, व्हाट आर द अनदर रिकमेंडेशंस ऑफ राजमन्नार कमीशन। इन्होंने कहा कि हाँ, दूसरा क्या रिकमेंडेशन है, हाँ, फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। इसके बाद हमने कहा प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन की जब बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं प्लानिंग कमीशन का गठन जो होता है वो होता है 15 मार्च 1950 को, जिसका काम क्या था, जो 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करना, ओके। लेकिन बाद में इस जो आपका प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। हम लोग आगे बात करेंगे नीति आयोग की। याद रखिएगा ये जो प्लानिंग कमीशन को क्या कहा इन्होंने, प्लानिंग कमीशन को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नहीं मतलब नहीं था, ये क्या था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। तो इन्होंने कहा कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, इसे क्या करना चाहिए, एक वैधानिक निकाय बना देना चाहिए। देखिए कोई भी बॉडी 3 तरह की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है जिसका स्थापना संविधान के प्रावधानों के तहत होता है, लाइक फाइनेंस कमीशन, लाइक यूपीएससी, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लाइक एनसीएससी, एनसीबीसी, एनसीएसटी। याद रखिएगा उसी प्रकार क्या है, कुछ बॉडीज होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं जिसका स्थापना संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, उसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या, वैधानिक निकाय जिसकी स्थापना पार्लियामेंट ने कानून पास करके किया है, पार्लियामेंट ने कानून पारित किया और उसके बाद उसकी स्थापना हुई है, तो उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय, लाइक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लाइक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये सभी क्या है, ये सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और कुछ होती हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि गैर वैधानिक निकाय, यानी कि उसके लिए पार्लियामेंट ने कोई कानून पारित नहीं किया, बल्कि पार्लियामेंट ने क्या किया, ऑर्डर जारी करके, आदेश जारी करके क्या किया, उसकी स्थापना करी, उसे बोलता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि गैर वैधानिक निकाय। तो प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था पहले, वो एक गैर वैधानिक निकाय हुआ करता था। और इन्होंने क्या कहा कि प्लानिंग कमीशन को क्या करना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट एक कानून पारित करे और उसकी फिर से क्या करे, उसको वैधानिक दर्जा दे। इसके बाद चौथा इन्होंने क्या कहा, चौथा कहा कि स्टेट मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, प्रेसिडेंट ने स्टेट मिनिस्टर को गवर्नर के प्लेजर पर पोस्ट होल्ड करने के प्रोविजन को, यानी कि आपको पता है ना, बताया था कि स्टेट मिनिस्टर जो है होल्ड करने के प्रोविजन को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो किसके प्लेजर पर अपने पोस्ट पर बने रहते हैं, गवर्नर के प्लेजर पर। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोविजन है ना, इस प्रोविजन को क्या करो, हटा दो। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आर्टिकल
357, आर्टिकल 365 को डिलीट कर देना चाहिए, और आर्टिकल 365 को क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। यानी कि ये जो प्रेसिडेंट रूल वाला जो मसला है ना, वही खत्म कर देना चाहिए, ये मसला ही खत्म करो। ठीक। छठा इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, यूनियन लिस्ट जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के कुछ विषय को, आपको पता है यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। इन्होंने कहा कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डालना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में डालना चाहिए, लिस्ट में ट्रांसफर करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, उसके जो कुछ सब्जेक्ट हैं, उसे आप क्या करो, उसे आप कंकरेंट लिस्ट में डालो। मतलब सॉरी, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के जो कुछ विषय हैं, उसे आप किस में डालो, स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर करो। और इसके बाद छठा इन्होंने कहा कि रेजिडुअरी पावर को, रेजिडुअरी पावर स्टेट को देना चाहिए। भाई कुछ भी, हाँ, रेजिडुअरी पावर किसको देना चाहिए, स्टेट को देना चाहिए। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में नहीं बल्कि स्टेट में निहित होनी चाहिए, ये इनके रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे। फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, ये 7th नंबर होगा, छठा नहीं बल्कि क्या होगा, ये 7वां होगा। इसे आप लिखो। फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की। लिख लिया सभी ने यहां तक? कैन आई मूव? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। याद रखिएगा, इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ये एक अस्थानीय, ये मतलब अस्थायी संवैधानिक निकाय है। और इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा, किस आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल 263 के तहत। याद रखिएगा, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 28 ऑफ जुलाई 1990। याद रखिएगा, इसके बाद सबसे पहले इसके गठन की सिफारिश किसने की, अभी अभी आपको बताया था। सबसे पहले इसके गठन की सिफारिश फर्स्ट आरसी ने की, यानी पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने की। लेकिन याद रखिएगा, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना किसके सिफारिश पर होती है, तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना सरकारिया कमीशन, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुई। इसकी स्थापना किसके रिकमेंडेशन पर हुई, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुई। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके हेड कौन होता है, हेड होते हैं इसके कौन, प्राइम मिनिस्टर। इसके हेड कौन होता है, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर। बाकी इनका कंपोजिशन देखते हैं, इनका फंक्शन देखते हैं। अभी पहले आप इतना लिखो,
लिख लिया यहां तक सभी ने? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोग देखिए साथ साथ में लिखते चलिए, है ना, जहां पर समझने वाली बात होगी वहां पर मैं समझा रहा हूं, है ना, साथ साथ भी आप लिखते चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके जब हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं, जो किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में याद रखिएगा इसके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं इसके? चेयरमैन पीएम होते हैं, ठीक। बाकी जो इसमें मेंबर्स होते हैं, किसमें, इंटर स्टेट काउंसिल में मेंबर्स कौन कौन होते हैं याद रखिएगा। फर्स्ट इसमें जो मेंबर्स होते हैं कौन कौन होते हैं याद रखिएगा, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, दूसरा सीएम ऑफ यूटी विथ लेजिस्लेचर, सीएम ऑफ यूटी विथ लेजिस्लेचर, इसके बाद सीएम, सॉरी सीएम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, जहां पर देखिए आपका लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर एलजी होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, है ना, ऐसा ही यूटी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी इसके क्या होते हैं, नंबर होते हैं। और चौथा 6 कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, किसके, आपके इंटर स्टेट काउंसिल के। नाउ सर व्हाट इज फंक्शन, सर फंक्शन क्या है इनका, याद रखिएगा सबसे पहला प्रमोट कॉपरेशन, प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो आपका सहयोग है उसको बढ़ावा देना। दूसरा प्रमोट कॉपरेशन अमॉन्ग स्टेट, यानी कि स्टेट के बीच जो भी स्टेट जो है उनके बीच सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमॉन्ग स्टेट, यानी जो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच भी अगर कोई डिस्प्यूट है, फिर बातचीत से क्या करना, उसका सुलह निकालना। अगर बातचीत से सुलह नहीं निकलेगी तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही, लेकिन पहले अपने आप में बातचीत करके अगर कोई विवाद है केंद्र और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो उसको क्या करना, बातचीत करके क्या करना, उसका सुलह निकालना, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक। चौथा कि याद रखिएगा पूरे वर्ष में इंटर स्टेट काउंसिल के मिनिमम, पूरे वर्ष में इंटर स्टेट काउंसिल के मिनिमम, पूरे वर्ष में इंटर स्टेट काउंसिल के मिनिमम 3 मीटिंग होनी चाहिए, मिनिमम 3 मीटिंग होनी चाहिए। ये कहता है, इसमें कहा गया है कि भाई साहब जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, पूरे वर्ष में इसका न्यूनतम कितना मीटिंग, कितना बैठक होना चाहिए, कम से कम आपका 3 मीटिंग होना चाहिए, इसका 3 बैठक इसका होना चाहिए, ठीक है। और 5वां याद रखिएगा, प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, प्रमोट कम्युनिकेशन, प्रमोट कम्युनिकेशन, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में बातचीत को बढ़ावा देना, प्रमोट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र अपनी बात राज्यों के सामने रख सके, राज्य अपनी समस्या को केंद्र के सामने रख सके, उसके लिए सभी लोग बैठ करके बातचीत करें ताकि राज्य की समस्याएं केंद्र के पास पहुंचेगी, केंद्र अपनी बातें राज्यों को से कह पाएगा, केंद्र को अगर कोई दिक्कत है राज्यों से तो वो राज्यों से कहेगा, राज्य को कोई दिक्कत है केंद्र से तो वो केंद्र से कहेगा, उसके लिए एक बैठक होनी चाहिए, ये कहता है। और कहता है कि पूरे वर्ष में 3 बैठक, ताकि राज्य और केंद्र के बीच में बातचीत बढ़े, और जब बातचीत होगी तभी तो किसी मसले का हल निकलेगा, है ना, क्लियर है, आया समझ में? तो इससे पहले लिखिए फिर चलते हैं, इसके आगे हम लोग बात करते हैं नीति आयोग।
कैन आई मूव? कैन आई मूव? कैन आई मूव? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नीति आयोग। नीति आयोग आपने शायद इकोनॉमी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा या पता नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। हम लोग पॉलिटी के एंगल को देखेंगे। यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। नीति का मतलब है ये। सर इसी को पॉलिसी कमीशन भी बोलता है, याद रखिएगा। पॉलिसी कमीशन इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। इट इज मतलब प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ, यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस करके इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, क्यों रिप्लेस किया गया है योजना आयोग को और क्यों बनाया गया, इससे अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। बट याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 1950 को हुई थी और यह समाप्त कब हुआ? इसे 31 दिसंबर 2014 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक, ये इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? तो ये इसकी स्थापना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा हुआ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा हुआ, यानी कि पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई कानून पारित किया क्या? याद रखिएगा नो। यानी इट मींस इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि भैया ये एक क्या है? ये गैर वैधानिक निकाय है। इट इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि यह एक गैर वैधानिक निकाय है क्योंकि पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई कानून पारित नहीं किया है, इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है। ओके, एंड याद रखिएगा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, हाउ व्हाई नीति आयोग इज एस्टैब्लिश्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। सर व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग? ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग? वी विल डिस्कस इट। हम लोग इससे बात करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। याद रखिएगा जब हम बात करते हैं इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग यानी कि योजना के विकेंद्रीकरण की, योजना के विकेंद्रीकरण की जब बात करते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब जो प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन की जब बात करते हैं हम लोग, योजना आयोग की जब बात करते हैं हम लोग, तो योजना आयोग क्या करती थी? अलग अलग राज्य हैं और उसके अलग अलग क्या है उसकी भौगोलिक स्थिति। कहीं पर पर्वतीय पर्वत है, कहीं पर मतलब मैदानी मैदान है, कोई बाढ़ से पीड़ित है, कोई सूखे से पीड़ित है, कहीं पर वर्षा बहुत ज्यादा, कहीं पर वर्षा बहुत कम है, कहीं का क्लाइमेट कुछ है, कहीं का क्लाइमेट कुछ है, कहीं पर फॉरेस्ट ज्यादा है, कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है, कहीं पर सीधा सीधा सिर्फ रेगिस्तान है। और प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? बैठ के केंद्र में सभी के लिए एक जैसी योजनाएं बनाती थी। प्लानिंग कमीशन केंद्र में बैठ करके क्या करती थी? सभी के जैसे समान योजनाएं, सभी के लिए एक जैसी योजनाएं बनाती थी। अब आप बताइए क्या इज इट गुड? अगर मैं यहां पर कह दूं क्लास में, भैया देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं सबको, सभी स्टूडेंट को मैं एक जैसा समझ के चलता। अब हो सकता है किसी की पॉलिटी कोई साइंस बैकग्राउंड से हो, कोई आर्ट बैकग्राउंड से हो, कोई कॉमर्स से हो, अब मैं सभी को जब एक ही साथ लेकर चलूं तो क्या इज इट गुड? ये अच्छा होगा? नहीं। हो सकता है साइंस वाले को पॉलिटी कम समझ में, हो सकता है कॉमर्स वाले को पॉलिटी कम समझ में। मुझे उन बच्चों पर ज्यादा फोकस करना होगा, उन बच्चों को मुझे ज्यादा अच्छे से समझाना होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं भैया हमारे लिए सब ना एक जैसे, चाहे साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये अच्छा होगा नहीं होगा, ये दिक्कत हो जाएगी। इससे जो साइंस वाले बच्चे हैं वो कमजोर रह जाएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कमजोर रह जाएंगे। और यही कर रही थी प्लानिंग कमीशन, कैबिनेट में बैठ के सबके लिए, सभी राज्यों के लिए एक जैसी योजना। ओके, तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो वो कहता है नहीं, हमें इसमें चेंज करने की जरूरत है, हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, हमें अब सभी के लिए एक जैसा नहीं बल्कि जिसकी जैसी जरूरत है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, हमको उसके लिए वैसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और कहा कि ये जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान को क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। प्लानिंग ये जो, वही तो मैं बता रहा हूं सोनू वाल्मीकि, अभी तक मैं क्या समझा रहा हूं। नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो सेंटर में बैठ के जो प्लानिंग कर रहे हैं सभी के लिए एक जैसा नहीं, वैसा हम नहीं करेंगे। ये 5 साल के लिए प्लान बना है, ये भी हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस राज्य की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर बाढ़ जाता है तो हम वहां पर देखेंगे ना बाढ़ कैसे ठीक किया जाए, कहीं अगर सूखा है तो उससे कैसे लड़ा जाए, हम उसको देखेंगे। लेकिन सबके लिए एक जैसा ये कैसे हो ही नहीं सकता। यानी कि हम जो प्लानिंग करेंगे सेंट्रलाइज नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे, यानी कि राज्य की जरूरतों के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। और ये 5 ईयर प्लान नहीं बल्कि हम 3 ईयर प्लान बनाएंगे, हम 7 ईयर प्लान बनाएंगे, हम 20 ईयर प्लान बनाएंगे। ओके, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका इतना मतलब समझ में आ गया आपको। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताइए। आगे चलें, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। इसका देखिए कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज कंपोजिशन। सर कंपोजिशन क्या है, नीति आयोग में कौन कौन लोग होते हैं। देखिए इसके अंदर ना 2 तरह के लोग होते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक इसमें क्या होता है, गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल या फिर जिसे हम क्या कहते हैं शासी निकाय, क्या बोलते हैं, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल या फिर इसे हम लोग बोलते हैं शासी निकाय। और ये जो शासी निकाय है ना, इसमें याद रखिएगा चेयरमैन कौन होते हैं, इसमें जो चेयरमैन होते हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ और किसमें होता है, इसमें सर और मेंबर्स होते हैं क्या, इसमें जो मेंबर होते हैं और सर इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होता है पहले सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सीएम ऑफ ऑल स्टेट। अच्छा सर दूसरा और कौन होंगे मेंबर, सीएम ऑफ यूटी विद लेजिस्लेचर, यानी सर ऐसा यूटी जिसमें विधानमंडल है, हाँ जी, जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी है वर्तमान में, वहां के सीएम। तीसरा सीएम, सॉरी सीएम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि ऐसा यूटी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है उसके जो मेंबर्स है, मतलब उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसा यूटी जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। ये क्या है, ये गवर्निंग काउंसिल है, शासी निकाय है। शासी निकाय में जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर इसके। बाकी जो अदर मेंबर्स होंगे सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सीएम ऑफ यूटी विद लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। सर क्या और भी कोई मेंबर होता है क्या,
इज देयर एनी मेंबर? यस, इसमें और ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर होता है। गवर्निंग काउंसिल के अलावा यहां पर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स होते हैं। सर इसमें कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर जो होता है ना, इसमें एक होता है वाइस चेयरमैन। अच्छा सर, वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? वाइस चेयरमैन को अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके सर, दूसरे कौन होता है? सीईओ। ये भी किसके द्वारा अपॉइंट होता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना। तो वाइस चेयरमैन सर वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सुमन बेरी ये इसके वाइस चेयरमैन है। सर सीईओ कौन? वीवीआर सुब्रमण्यम। और कौन होता है सर इसमें? तो याद रखिएगा थर्ड, 3 पार्ट टाइम मेंबर, 3 फुल टाइम मेंबर होता है इसमें। 3 फुल टाइम मेंबर, 3 फुल टाइम मेंबर होता है। अच्छा सर, और कौन होता है? 3 पार्ट टाइम मेंबर होता है। ये मतलब 3-3 साल के लिए होता है पार्ट टाइम मेंबर। अच्छा सर, और कौन होता है? तो याद रखिएगा 4 कैबिनेट मिनिस्टर, 4 कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, किसके द्वारा? नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय पीएम। ये जो है ये दोस्तों क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर होते हैं। इनके अलावा गवर्निंग काउंसिल के अलावा ये सभी जो है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर होते हैं इसके अंदर। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ नीति आयोग, उसकी हम लोग बात करते हैं। पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। हाँ जी, यहां तक सभी ने लिख लिया? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद फंक्शन क्या है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला, मेक एजेंडा, मेक एजेंडा, मेक एजेंडा फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के डेवलपमेंट के लिए क्या करना? एजेंडा तैयार करना कि हाउ इंडिया बिकम ए डेवलप्ड नेशन। भारत को कैसे एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं, उसके लिए एजेंडा तैयार करना। प्रमोट कोऑपरेटिव, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आजकल देखते हैं नीति आयोग कई सारे इंडेक्स बनाती है। स्वच्छता सूचकांक, दिस सूचकांक, दैट सूचकांक, ताकि राज्यों के बीच क्या हो? कंपटीशन हो। राज्यों के बीच क्या हो? कंपटीशन हो। सहकारी संघवाद को बढ़ावा, मतलब कि फेडरलिज्म कैसा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये राज्य कोऑपरेट करे एक दूसरे में। इसके बाद तीसरा, प्रमोट कंपटीशन, प्रमोट कंपटीशन, प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टेट्स, राज्यों के बीच क्या करना? कंपटीशन को बढ़ावा देना। चौथा, वर्क एज थिंक टैंक, वर्क एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में क्या करना? काम करना। पांचवा, वर्क एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करना। पांचवा, प्रमोट नॉलेज, प्रमोट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि शिक्षा को, इनोवेशन को, है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, क्लियर? तो फटाफट इसे लिखेंगे, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट और भी यहां पर लिख सकते हैं आप, है ना। एक फंक्शन लिख लीजिएगा, प्रमोट गुड गवर्नेंस, प्रमोट गुड गवर्नेंस
और आप लोग ये बताइए कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? प्रमोट गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन को बढ़ावा देना। और सातवां, मेक एजेंडा फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, मेक एजेंडा फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग जो है, डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए क्या करना? एजेंडा तैयार करना। अंशदीप सिंह जी, मैं कई बार बोल चुका हूं कि कल आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, है ना। आज ही मैं कोशिश कर रहा हूं फिनिश करने का। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक टॉपिक बस बचा है, लोकल गवर्नमेंट। आज हम अभी ईसीआई यूपीएससी इसे कंप्लीट करेंगे, एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू इसे कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। पर जो भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहेंगे वो हम कल कंप्लीट कर देंगे आपका, ठीक है। और कल ही कोई डाउट्स वगैरह होगा उसे भी आप पूछ लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज आपकी 2 घंटे की इसीलिए क्लास रखी गई है और कल भी आपकी लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल काउंसिल्स। चला आगे। 25 दिसंबर, गुड, वेरी गुड। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि एक बार शायद पूछा गया है आपके एग्जाम में, है ना। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, ठीक है। आज कौन सा डे मनाते हैं? आज नहीं, आज तो हाँ 14 है ना। 14 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं बताना, देखते हैं किसे किसे पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल काउंसिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले एग्जाम में भी आपसे यहां से सवाल पूछा गया था जनरल काउंसिल से। जनरल काउंसिल या जैसे हम क्या कहते हैं क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। देखिए ये क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक कैसा निकाय भैया? ये एक संवैधानिक निकाय है, सॉरी वैधानिक निकाय, नॉट संवैधानिक। यह एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसे संविधान, पार्लियामेंट ने इसे मतलब कानून पारित करके बनाया, विधान के द्वारा बनाया, यानी कि पार्लियामेंट ने इसके लिए लॉ पारित किया है। सर कौन सा लॉ? याद रखिएगा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके तहत इसकी स्थापना हुई है। याद रखिएगा, इनिशियली हाउ मेनी? इनिशियली 5 जनरल काउंसिल्स वेर एस्टैब्लिश्ड। इनिशियली 5 जनरल काउंसिल वेर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जो शुरुआत में कितने जनरल काउंसिल की स्थापना हुई? 5। एंड 6th जनरल काउंसिल, 6th जनरल काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो छठा जनरल काउंसिल था जिसका नाम क्या था? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, was established by Northeastern Council Act, Northeastern Council Act 1971। यानी कि जो छठा जनरल काउंसिल है कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। हाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो छठा जनरल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसकी स्थापना कब होती है? 1971 के नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के द्वारा। अब इसका कब कब कहां पर किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। नॉर्दर्न जनरल काउंसिल जो है, टोटल याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। टोटल 6 है ना, इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने। दूसरा, नॉर्दर्न के बाद साउदर्न,
साउदर्न जनरल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखिएगा चेन्नई। वेस्टर्न जनरल काउंसिल, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। इसके बाद याद रखना है आपने नॉर्दर्न जनरल काउंसिल, साउदर्न, वेस्टर्न जनरल काउंसिल। इसके बाद याद रखना है आपने ईस्टर्न जनरल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता। इसके बाद याद रखिएगा सेंट्रल, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, सेंट्रल जनरल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? प्रयागराज, प्रयागराज। और इसके बाद याद रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है ये किधर है? यह है आपका शिलांग में। किधर है? शिलांग में। ओके, ठीक, इसे आप लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया यहां तक सभी ने? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है कंपोजिशन। ठीक है, वन वी टॉक अबाउट कंपोजिशन, इसमें जो चेयरमैन होता है ना इसके, याद रखिएगा चेयरमैन है, चेयरमैन जो है कौन है इसके? होम मिनिस्टर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर। और ये सवाल आपसे पूछते हैं कि भाई साहब जो जनरल काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? जितने भी जनरल काउंसिल हैं, जितने भी जनरल काउंसिल हैं, सभी के चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर। मान लीजिए जैसे नॉर्दर्न जनरल काउंसिल में, नॉर्दर्न जनरल काउंसिल में नॉर्दर्न स्टेट आएंगे, लाइक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, है ना, और जो चंडीगढ़, यूटी, ये सभी जो नॉर्थ के जो स्टेट है वो नॉर्दर्न में आएंगे। ईस्ट के जो स्टेट लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, है ना, ये सब ईस्टर्न में आएंगे। तो जो भी याद रखिएगा जितने भी स्टेट से मिलकर कोई जनरल काउंसिल बना है, कोई भी जनरल काउंसिल है, उसके चेयरमैन कौन होंगे? उसके चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होंगे। लेकिन वाइस चेयरमैन कौन होंगे सर? वाइस चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन रोटेशन। इन रोटेशन, सर इन रोटेशन का मतलब क्या समझिए। जैसे मान लीजिए कोई जनरल काउंसिल है, उसमें 6 स्टेट हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई जनरल काउंसिल है उसमें 6 स्टेट हैं, तो वाइस चेयरमैन जो होंगे उस 6 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है वो रोटेशन में बनेंगे, यानी कि एक बार इस स्टेट की, फिर उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे, फिर उसके बाद पहले का, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे, ऐसे रोटेशन में क्या बनेंगे? वाइस चेयरमैन बनेंगे। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा और कौन कौन से इसमें मेंबर कौन होते हैं? मेंबर याद रखिएगा भाई, जो भी उस राज्य के, उस क्षेत्र, उस जनरल काउंसिल के जितने भी स्टेट हैं, सीएम ऑफ स्टेट। अगर कोई ऐसा उस जनरल काउंसिल में अगर ऐसा कोई यूटी है जो विथ लेजिस्लेचर है, सीएम ऑफ यूटी, जैसे नॉर्दर्न जनरल काउंसिल, यहां पर दिल्ली क्या यूटी विथ लेजिस्लेचर, तो वहां के सीएम भी इसमें होंगे। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, जैसे चंडीगढ़ यूटी है नॉर्दर्न में, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। क्लियर? ये इसके क्या होता है? मेंबर होते हैं किसके? जनरल काउंसिल के। सर फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन? हाउ, क्यों इसकी स्थापना की जाती है जनरल काउंसिल की? इसका 2 फंक्शन है। सबसे पहला नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, यानी राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना। नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करना? प्रमोट करना, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना, कि हम लोग अखंड है, हम लोग इंटीग्रेटेड है, तोड़ नहीं सकता हमें कोई। एंड सेकंड लिंग्विज्म, यानी भाषावाद, लिंग्विज्म, भाषावाद तथा रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद को कम करना, कम करना। लिंग्विज्म यानी कि भाषावाद को कम करना,
क्षेत्रवाद को कम करना, हाँ ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है, मेन कार्य है किसका, जनरल काउंसिल का, क्षेत्रीय परिषद का। क्लियर है? तो पहले आप इससे लिखोगे, फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद यूपीएससी। नाउ वी विल सी यूपीएससी। रिमूव लिख लिया यहां तक सभी ने? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगला है हमारा यूपीएससी। यूपीएससी मतलब तो पता ही होगा आपको, बताने की जरूरत नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड यूपीएससी इज व्हाट, याद रखिएगा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इसकी जो स्थापना हो रही है वो कैसे हो रही है, संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग हो रही है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो कहां से कहां तक, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच में, ओके इसी के बीच में है ना। और याद रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के बारे में याद रखना है सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक फेडरल सर्विस कमीशन, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एक संघीय लोक सेवा आयोग, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के स्थापना का प्रावधान था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान था। और याद रखिएगा कि 1926 में ली कमीशन, किसका, तो याद रखिएगा ली कमीशन 1924 में जिसका गठन होता है, किसका, ली कमीशन का, ठीक है। याद रखिएगा 1926 में ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। हर एक साल में बदलते रहता है विशाल जी, हर एक साल में रोटेशन में चेंज होते रहता है, ठीक है। पहले आप इतना देखिए, फिर इसके आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। लिख लिया यहां तक सभी ने? हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया? किसका टेनर भाई? शिवेंद्र वर्मा जी। टेनर की बात करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, सीधा टेनर पे ही चले जाएं। याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
के तहत सेंट्रल तथा प्रोविंशियल, सेंट्रल और प्रोविंशियल सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान था, स्थापना का प्रावधान था। इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव, इसका फंक्शन क्या, व्हाट इज फंक्शन, कार्य क्या है यूपीएससी का। याद रखिएगा रिक्रूटमेंट ऑफ सिर्फ रिक्रूट करना, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या करना, रिक्रूटमेंट करना, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसके ऑफिसर्स को नियुक्त करना, मतलब रिक्रूट करना। दूसरा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, ये इनका काम। और इसे दोस्तों याद रखिए क्या कहते हैं, वॉचडॉग ऑफ मैरिट सिस्टम ऑफ इंडिया, कि किसी का मैरिट के साथ कोई वो नहीं होना चाहिए, जो मैरिट है, जिसके पास मैरिट है वही क्या होना चाहिए, रिक्रूट होना चाहिए इन सर्विसेज में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वॉच डॉग ऑफ मैरिट सिस्टम ऑफ इंडिया। वो कहते हैं किसे, वो कहते हैं यूपीएससी को। दोस्तों आर्टिकल 315 ये बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। यानी कि देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी की ही स्थापना होती है, नो, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसकी भी स्थापना आर्टिकल 315 के तहत ही होती है। यानी कि आर्टिकल 315 ये किसकी बात करते हैं, ये कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। संघ के लिए भी एक लोक सेवा आयोग हो और राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग, यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना भी आर्टिकल 315 के तहत ही होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। लिख लिया यहां तक जी सभी ने? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 किसकी बात करता है, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी। सर एसपीएससी क्या है, तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या टेंडर होता है अभी हम लोग बात करेंगे आगे, जस्ट वेट। आर्टिकल 317 ये किसकी बात करता है, रिमूवल ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन, रिमूवल ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी। जो यूपीएससी है और एसपीएससी है, इसके जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, इनका रिमूवल। इसके बाद की बात करते हैं आर्टिकल 320, ये बात करता है फंक्शन ऑफ एसपीएससी, यूपीएससी एंड एसपीएससी, यानी यूपीएससी एंड एसपीएससी के जो क्या फंक्शन है,
इसके बाद आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी। जो दोस्तों यूपीएससी का एक्सपेंस है वो कहां से दिया जाएगा? यूपीएससी का एक्सपेंस कहां से दिया जाएगा बताओ? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यस और नो? यानी कि यूपीएससी के जो खर्च है वो कहां से दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि से। एंड जो एसपीएससी है, एसपीएससी, इसके खर्च कहां से दिए जाएंगे? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। यानी कि इनके जो खर्चे दिए जाएंगे वो कहां से दिए जाएंगे? फ्रॉम राज्य की संचित निधि, फ्रॉम राज्य की संचित निधि। ओके, क्लियर? इन विच एग्जाम? शिवम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन, देन हम लोग इसका जो टेनर है कैसे रिमूव किया जाता है ये सब बात करेंगे। ठीक है, नो शिवम, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 55, कम से कम आपका टारगेट 55 to 60 होना चाहिए। ओके, इन जीएस, then you can say it is a good score. Now article 323, and it is not a very difficult task अगर आपने सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने फॉलो किया है। पहले जैसा मैंने कहा, एनसीईआरटी जो आपके बेसिक बुक्स हैं उसे आप पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर जाइए, करंट अफेयर्स को फोकस करिए, जनरल साइंस पे अपना अच्छा पकड़ बना के जाइए। हाँ, ये सभी जो पार्ट्स हैं वो आपके स्करिंग है। ठीक है, अगर आपने साइंस, करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, हम इंडियन ज्योग्राफी, इन सभी पार्ट्स को भी अगर आपने सही से कर लिया ना, और प्रीवियस ईयर के 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बना के जाइए, आप इजीली यू कैन स्कोर 55 और आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अगर इतना आप करते हैं तो। आर्टिकल 323 की बात करते हैं, ये बात करते हैं रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी, यानी कि यूपीएससी और एसपीएससी का रिपोर्ट। देखिए, यूपीएससी अपना रिपोर्ट किससे सबमिट करती है? यूपीएससी अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेगी, हाँ या नहीं जी बताइए। और एसपीएससी अपना रिपोर्ट किससे सबमिट करती है? एसपीएससी अपना रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करती है, हाँ या नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी। सर यूपीएससी का क्या कंपोजिशन है? तो याद रखिएगा, सबसे पहला स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन, स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन, स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी is decided by whom? Is decided by president। यानी कि जो यूपीएससी है ना, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। यानी कि जो इसका सर्विस कंडीशन होता है, सेवा शर्तें जो होती है इनकी, वो कौन डिसाइड करते हैं? वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, इनके मेंबर्स और इनके चेयरपर्सन की, इनके सदस्य और इनके चेयरपर्सन की। तो इसे फटाफट लिखिएगा, फिर चलते हैं इसके आगे।
कैन आई मूव? यस और नो? अब देखिए, याद रखिएगा, नॉर्मली जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में क्या है, एक क्या होता है इसमें, चमन, चमन एक होंगे यूपीएससी के अंदर, प्लस क्या होता है, अदर मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं। सर अदर मेंबर्स कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ अदर मेंबर्स, नंबर ऑफ अदर मेंबर्स इज डिसाइडेड बाय whom? नंबर ऑफ अदर मेंबर्स इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि जो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और इसके जो मेंबर हैं, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर, इसकी संख्या कौन डिसाइड करते हैं? इसकी संख्या कौन निर्धारित करते हैं? उसका स्ट्रेंथ किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन ये जनरली कितना, कहां से कहां तक होता है? इट इज जनरली 9 to 11, यानी कि इसकी जो संख्या होती है ना, वो 9 से 11 के बीच में होती है सामान्यतः। और याद रखिएगा ये अपॉइंट कैसे होते हैं, याद रखिएगा, मेंबर एंड चेयरपर्सन, मेंबर एंड चेयरपर्सन या मेंबर एंड चेयरमैन of UPSC is appointed by whom? Is appointed by president, यानी कि ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। इनका जो टर्म होता है, टर्म कितना होता है? टर्म होता है, याद रखिएगा, 6 ईयर और 65 ईयर, 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो भी पहले पूरा हो जाए वही क्या होता है, वही इसका क्या होता है? टर्म होता है। 6 साल या 6 साल या 65 साल। याद रखिएगा, यह अपना इस्तीफा किसे देते हैं? यह अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं। इनको रिमूव कैसे किया जाता है बात करेंगे, लेकिन इनको अगर खुद हटाएं तो अपना इस्तीफा किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देते हैं। सर इनको ओथ कौन दिलाते हैं? याद रखिएगा, इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। इनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इतना लिखो फिर इसके आगे चलते हैं। एंड टुमारो इज योर लास्ट क्लास, है ना, कल आपका लास्ट क्लास होगा। अभी चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि यूपीएससी के मिनिमम 50% मेंबर, यूपीएससी के मिनिमम 50% मेंबर को गवर्नमेंट सर्विस में मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 10 साल का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 10 साल का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं। इसके अलावा हमारे संविधान में कोई और योग्यता नहीं है, कोई और योग्यता नहीं है। ठीक,
रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, रिमूवल ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो सबसे पहले देखिए ग्राउंड, क्या ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन को हटाने का आधार क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों ग्राउंड जो है, आधार जो है, याद रखिएगा, पहला बैंकरप्ट हो जाए, अगर कोई मान लीजिए बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि दिवालिया हो जाए और ऐसा कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो, अनफिट हो जाए, अनफिट बाय बॉडी और माइंड, यानी कि शरीर से या दिमाग से असमर्थ हो जाए, अनफिट हो जाए, तो इन्हें नहीं रख सकते हैं, हटाएंगे, इन्हें रिमूव करेंगे। तीसरा, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि साबित कदाचार में पाया जाता है, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब क्या, यानी कि घूस वगैरह लेते हुए या और भी ऐसा कुछ लेते हुए पाया जाता है, साबित कदाचार में पाया जाता है। चौथा, कोई भ्रष्टाचार में पाया जाता है। और चौथा, याद रखिएगा, अगर पेड एम्प्लॉयमेंट में पाया जाता है, यानी कि यूपीएससी का मेंबर भी है और कहीं और पैसा लेकर के कहीं भी और नौकरी कर रहा है, कहीं और भी काम कर रहा है, उसके लिए पैसे ले रहा है, पेड एम्प्लॉयमेंट में कहीं पर पाया जाता है, इन ग्राउंड्स पर इन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर? लेकिन कौन हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करते हैं आगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और कल हम लोग ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनसीडब्ल्यू, एनएचआरसी, है ना, ये सब देखेंगे। और कल ही हम लोग लोकल गवर्नमेंट को स्टार्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। कल की क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी, यानी कि 1 आवर एंड 30 मिनट की क्लास होगी अराउंड, और कल हमारा पॉलिटी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। याद रखिएगा, इसके बाद ये लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को प्रेसिडेंट हटाते हैं। कौन हटाते हैं? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर, किसके आधार पर? प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर हटाया जाता है। अगर यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर हटाया जाता है, आधार पर हटाया जाता है, आधार पर हटाया जाता है, तो प्रेसिडेंट को किससे सलाह लेना अनिवार्य होगा? प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना यानी एडवाइस लेना क्या होगा? अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा। और याद रखिएगा इसके बाद कि सलाह लेना अनिवार्य होगा, और याद रखना है कि प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को इस मामले में, प्रेसिडेंट को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानना अनिवार्य होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानना क्या होगा? अनिवार्य होगा। प्रेसिडेंट को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानना क्या होगा? अनिवार्य होगा। ओके, क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी में आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। अब इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी और एसपीएससी के, जैसे यूपीएससी का काम जो केंद्र में है, वही एसपीएससी का काम कहां पर है? राज्य में। राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का यही काम है। आर्टिकल 370 के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे सौरभ जी, है ना, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 370 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे नहीं पूछा जाएगा सवाल अब उससे। हम लोग जब बात करते हैं, याद रखिएगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे केंद्र में यूपीएससी का काम है, उसी तरह स्टेट में एसपीएससी का काम है। जैसे केंद्र के मेंबर्स को, यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। उसी तरह एसपीएससी के मेंबर और चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर।
लेकिन याद रखिएगा जो एसपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, यहां पर एक पॉइंट आपको बस याद रखना है, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख सकते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय whom? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सॉरी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बट दे आर रिमूव्ड बाय whom? बट दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। यह पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि जो यूपीएस जो मतलब एसपीएससी के मेंबर और चेयरपर्सन है, एसपीएससी के जो मेंबर और चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं उन्हें कौन? गवर्नर। लेकिन उन्हें रिमूव कौन करते हैं? उन्हें रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। क्लियर? ओके ठीक है विशाल, मैं कर लूंगा। सर रिमूव के लिए कोई नाम होगा कि प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट है? रिमूवल, सिंपल रिमूवल, कोई नाम नहीं, रिमूवल। ओके राकेश, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। बाकी हम कल मिलते हैं आपसे। कल आप याद रखिएगा आपकी क्लास जो अराउंड 90 मिनट्स की होगी, हाँ 90 मिनट की क्लास होगी कल आपकी। और कल हम लोग इस पॉलिटी को कंक्लूड करेंगे। कल जो भी डाउट्स हैं आपके पॉलिटी से रिलेटेड उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना। मिलते हैं कल फिर लास्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।